हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्ज़ाम प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? ओके। तो सबसे पहले एक सवाल बताइए, कल जो मैंने वीकली अवेयरनेस का एक स्टार्ट किया है, कैसा लगा आपको? वो एमसीक्यू फॉर्म में डाला है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं मेरे, वो उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, बिकॉज वो आपको आई मीन आई डोंट नो दिखा नहीं दिखा, बट वो उसमें व्यूज़ बहुत कमाए हैं, राइट? तो जो लोग रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ जाके उसको देखिए, क्योंकि इसमें मैं डिटेल में समझाता हूँ। उसमें मैंने वीकली बैंकिंग में 23 से 30 तक की डेट की सारी बैंकिंग अवेयरनेस कवर कर दी है, राइट? तो उसमें हुआ क्या है, बेसिकली 15 मिनट के वीडियो में मैंने लगभग 40 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में करवा दिए हैं आपको। तो वो 15 मिनट में आपका पूरा वीक एक झटके में रिवाइज हो जाएगा। तो दिस इज वो बहुत अच्छा वीडियो है, ठीक है? तो एक बार उसको देख लीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं मेरे, 139 हो गए हैं। आई होप बहुत जल्दी 150 कर दोगे आप, 11 कम है। एक दो दिन में 150 कर दो यार, बहुत मजा आ जाएगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम, मिलके अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे पता है बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। और आप लोग भी साथ दे रहे हैं मेरा, बहुत मजा आ रहा है काम करने में, राइट? तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज इस मंथ का लास्ट वीडियो है, ठीक है? आपको पता है मैंने मैंने पूरा मई कवर किया है आपके साथ, राइट? अप्रैल अप्रैल के भी मैंने दिए थे, पर अप्रैल में शायद मैं पूरा मंथ नहीं दे पाया था। वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। मई हमने साथ में पूरा मंथ कंप्लीट किया है, ठीक है? तो आई होप पूरे मई की बैंकिंग अवेयरनेस अभी खत्म हो गई होगी। आप करंट अफेयर्स जहाँ से कर रहे हैं करिए, ठीक है? आपको चाहिए आप डिमांड कीजिए, मैं करंट अफेयर्स की पूरे मंथ की एक एक वीडियो बना के दे दूंगा, जिसमें मैं आपको एक वीडियो नहीं दूंगा तो एटलीस्ट 2 या 3 वीडियो दे दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में भाई, अगर मेरा मानना है 200-300 में आप ना आप पूरी पूरी मंथ कवर नहीं कर सकते, राइट? तो मेरा मानना है एटलीस्ट अगर आपको पूरा मंथ कवर करना है, क्योंकि मैंने बैंकिंग अवेयरनेस में 40 क्वेश्चंस निकाल दिए, तो करंट अफेयर्स में तो बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। तो मेरे ख्याल से एक वीक में ही मेरे एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो निकल जाएंगे, ठीक है? तो अगर आप बोलोगे तो मैं कम से कम 400-500 सवाल आपको एक मंथ के निकाल के दे दूंगा, जो कि बहुत अच्छे सवाल होंगे। पर उसके लिए आपको पर उसका उसका एक टारगेट है, ठीक है? 200 सब्सक्राइबर कीजिए, 200 सब्सक्राइबर कर दीजिए अगले 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 5-7 दिनों में, 10 दिनों में कर दीजिए आप। मैं आपको अप्रैल की दे दूंगा, मई की दे दूंगा, ठीक है? और चाहिए तो मार्च की भी दे दूंगा, पर फिलहाल टारगेट मेरा अप्रैल मई जून जुलाई है। जुलाई 31 को आपका मेंस है, ठीक है? तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये 5 महीने मैं टारगेट करके चलता हूँ। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। मेरा टारगेट सिर्फ यही है कि मैं मार्च अप्रैल मई जून जुलाई करूंगा। जनवरी 29 को एसबीआई पीयू का मेंस हुआ था, तो एसबीआई कभी भी जनवरी से सवाल नहीं पूछेगा, याद रखना। तो फरवरी से पूछ सकता है, वो भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांसेस में सवाल होंगे। 5 महीना इज मोर देन इनफ, ठीक है? तो चलो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पहली स्लाइड। तो कंटेम्प्ट प्लीज अगेंस्ट आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, बैंक फोरम चीफ, अदर्स फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली हुआ क्या है, खबर समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है? इसमें इसमें पता नहीं पूछा जाने वाला जैसा कुछ नहीं है, बट फिर भी होता है ना, होते हैं ना कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए दुनिया में चल क्या रहा है। तो बेसिकली ये हुआ था कि आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसने आरबीआई को ऑर्डर दिया था बेसिकली कि कोविड-19 की वजह से जो है बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है। तो ऐसे में वो सारे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं या जो जॉब कर रहे हैं, या फिर वैसे लोग जिन्होंने आपसे लोन ले रखा है, ठीक है? और कोविड सिचुएशन की वजह से उनका धंधा नहीं चल पा रहा है। आपको पता होगा बहुत सारे बिजनेसेस तो ओपन ही नहीं हो रहे हैं, राइट? बहुत सारी शॉप्स ओपन नहीं हो रही हैं, जो ऐसी बहुत सारी शॉप्स हैं जो एसेंशियल कैटेगरी में नहीं आती हैं, राइट? पर क्या पता उन्होंने लोन ले रखा हो बैंक से, ठीक है? तो आरबीआई को गाइडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको ये मैंडेटरी करना पड़ेगा, और हर बैंक को बोला था कि ये जो है ना, अगर अगर ये जो लोन जो लोगों ने लिए हैं, बिकॉज उनकी अर्निंग नहीं है, बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से पहली बार लॉकडाउन लगा, फिर दूसरी बार लॉकडाउन लगा, और अगर वो उस वजह से अपने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उनके अकाउंट को एनपीए नहीं बनाना है, आपको उसको रीस्ट्रक्चर करना है। वही लिखा है यहाँ पे, देखो, अ नंबर ऑफ पिटिशंस हैव बीन फाइल्ड। तो हुआ क्या इसमें, बहुत सारे बैंकों ने उनको एनपीए डिक्लेयर कर दिया। तो इन्हीं कारणों की वजह से जो लोग थे उन्होंने एक पिटिशन फाइल कर दी है कोर्ट में, ठीक है? तो वही है बेसिकली, अ नंबर ऑफ पिटिशंस हैव बीन फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग to initiate contempt of court proceeding against Reserve Bank of India, RBI Governor Shaktikant Das, and Indian Bank Association Chief Executive and other for allegedly flouting the apex court's earlier order by declaring the account of the petitioners as non-performing assets in connection with the moratorium matter, ठीक है? तो खबर ये है कि जैसे ही उनका उनका उनको मोरेटोरियम पीरियड मिलना था,
उनके अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर नहीं करना था, पर ऐसा कर दिया गया है। तो इसकी वजह से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है कि इनके खिलाफ, जो शक्तिकांत दास गवर्नर हैं आरबीआई के, उनके खिलाफ और इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो सीईओ और एमडी हैं, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धारा में केस दर्ज किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना करी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपको आपको उनके लोन को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा और उनको उनको एनपीए डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, जो कि वो दोनों काम आरबीआई की आरबी बिकॉज आरबीआई इज द रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, और अगर उसके अंदर कोई बैंक ऐसा करती है तो आरबीआई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या किया गया है कि आरबीआई के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आरबीआई गवर्नर के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस किया गया है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय न्यूज एजेंसी एएनआई, पिटिशनर्स का नाम दिया हुआ है यहाँ, देखिए ये इन लोगों ने किया है, महाराष्ट्र के लोग हैं, उन्होंने ये फाइल किया है। रेस्पोंडेंट्स आरबीआई गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं और आईबीए चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अमंग अदर्स वर ड्यूटी बाउंड टू to promulgate and ensure compliance of Supreme Court's orders across the country, but they deliberately did not. The petition claims, जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने जो अपना क्लेम किया उसमें साफ साफ बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि आपको एनपीएस, आपको लोन को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, और ईएमआई अगर वो नहीं दे पा रहे तो उनको एनपीए डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। तो उन्होंने साफ साफ बोला है इसमें कि ऐसा इसको फॉलो करवाना काम जो था वो आरबीआई का था और आईबीए का था, जबकि उन लोगों ने जानबूझ के इसको डेलिबरेटली उन्होंने इसको इग्नोर किया है। ठीक है, और जो बैंक्स इनको एनपीए डिक्लेयर कर रही थी उनको करने दिया है। इस वजह से इनके ऊपर मतलब बनती है, इनके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो बनती है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो यही पूरी खबर थी। आज बता देता हूँ आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली, आपको बाकी बेसिक चीजें पता होंगी। अभी हमारे ये तो मैंने बता ही दिया आपको, आरबीआई गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है भाई साहब, और आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। फटाफट याद कर लीजिए कौन कौन है। एक तो माइकल देवव्रत पात्रा है, दूसरे एम के जैन है, तीसरे कौन है भाई, तीसरे कौन है, एम के जैन है, एक एक शायद एम राजेश्वर राव है, एक बार चेक कर लीजिएगा, और एक अभी नए बने हैं, प्रभात प्रभात कुमार बने हैं ना, क्या नाम है उनका, हाँ लेट मी चेक, बता देता हूँ मैं आपको क्या नाम है उनका, बिकॉज ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके सामने। ठीक है, तो 4 जो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर्स हैं उनके चारों के नाम, 2 नाम तो मैंने आपको बताया, टी रविशंकर, यस प्रभात कुमार में बोलता था, सॉरी गलती हो गई, टी रविशंकर नए गवर्नर बनाए गए हैं। ठीक है, तो 4 गवर्नर आपको पता हो गए, चारों कौन कौन से थे। टी रविशंकर हो गए, ठीक है, जिनका टेन्योर 2021 तक, एम राजेश्वर राव हैं, ठीक है, एम माइकल देवव्रत पात्रा हैं, तो ये 4 लोग हैं, और एम के जैन है, एम के जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा और टी रविशंकर, चारों गवर्नर के नाम मैंने आपको बता दिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पेटीएम बोर्ड गिव्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर आईपीओ, तो पेटीएम का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि पेटीएम जो है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मार्केट से में देगी और उससे पैसे उठाएगी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो अब इसमें क्या बोला गया, आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए खबर नहीं है, ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए कि द बोर्ड ऑफ 197 कम्युनिकेशन, अब आप बोलोगे 197 कम्युनिकेशन क्या है, 197 कम्युनिकेशन इज द पेरेंट कंपनी ऑफ पेटीएम, पेटीएम इसका ब्रांड है, पेटीएम का ब्रांड 197 कम्युनिकेशन नहीं, 197 कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज द कंपनी जिसका एक ब्रांड है पेटीएम। द पेरेंट फर्म ऑफ इंडिया लीडिंग डिजिटल player Paytm is learned to have given an in principle approval for an initial public offering, according to sources familiar with the development, setting the stage for what is likely to one of the India's largest public offering। ठीक है, ये आईपीओ जो होगा ना, ये सबसे बड़ी पब्लिक ऑफरिंग होगी अभी तक इंडिया की। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है इसमें, मतलब पहली बार में जो ऑफर करते हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये लगभग 3 करोड़ की होगी, 3 करोड़ बोल रहा हूँ, $3 बिलियन की होगी। ठीक है, और इसको अप्रूवल दे दिया है किसने, पेटीएम की 197 कम्युनिकेशन की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम थी उन्होंने। द 8 मेंबर बोर्ड मेट, बोर्ड 8 मेंबर का पैनल है इनके बोर्ड का, वो 28 मई को उनकी मीटिंग हुई थी टू गिव देयर अप्रूवल फॉर द $3 बिलियन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मेकिंग द बिगेस्ट इन इंडियाज हिस्ट्री। इट इज एमिंग टू लिस्ट इन इंडिया it is aiming to list in India in November this year at a valuation of 25 to 30 billion dollar. The company was last valued at 16 billion dollar when it raised, okay, तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला कि वो नवंबर में अपने आप को लिस्ट करेंगे इसमें, और उसके बाद ये आईपीओ इशू की जाएगी मार्केट में।
जब ये अपने आप को लिस्ट करेंगे तब ये 25 to 30 बिलियन डॉलर की कंपनी खुद को लिस्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो आखिरी बार वैल्यूएशन हुआ था इनका वो 16 बिलियन डॉलर का था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1 बिलियन डॉलर जो है मनी उठाई थी सॉफ्ट बैंक से और एंड फाइनेंशियल से 2019 में। Currently one of the leading players in the digital payment space, Paytm started off as a bill payment mobile recharge platform in 2010 and it launched a mobile wallet in 2014। ठीक है, 2010 में इसका लॉन्च हुआ था एज अ बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म और 2014 में इसने अपनी अपनी वॉलेट लॉन्च कर दी थी। फॉर द ईयर 2020 इट पोस्टेड रेवेन्यूज ऑफ रुपीज 3,280 करोड़ while its losses shrank 30% टू इतना। ओके, 2020 में इसने बोला है कि लगभग हमें 3,280 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, जबकि हमारी जो लॉस है वो लगभग 30% घट गई है, अकॉर्डिंग टू अ नोट रिलीज बाय द Bernstein। Paytm's revenues base is likely to double by financial year 2023। और इन्होंने बोला है कि 2023 तक जो हमारा रेवेन्यू बेस है वो लगभग डबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए पेटीएम के बारे में आपको पता है, पेटीएम के जो फाउंडर और चीफ हैं वो है विजय शेखर शर्मा। पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। बैंक बिगिंस प्रोसेस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स अप टू रुपीज 25 करोड़। ठीक है, देखिए कुछ बैंक जो है उन्होंने एनपीए डिक्लेयर कर दिया, कुछ बैंक रीस्ट्रक्चर कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सारे बैंक वैसे ही हैं, जो मैंने पहली खबर बताई थी आपको। यहाँ देखिए, यहाँ दिखा है कुछ बैंक ने 25 करोड़ तक के लोन को रीस्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया है। To provide support to small businesses hit by the second COVID wave, banks have initiated the process of restructuring of loans up to 25 crore in line with the COVID-19 relief measures announced by the Reserve Bank of India earlier this month। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने ये करना स्टार्ट कर दिया है। वही मैंने आपको बोला कि रीस्ट्रक्चरिंग की बात थी, तो बहुत सारे बैंकों ने 25 करोड़ तक के लोन को रीस्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया है, एज पर टोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्लियर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस महीने लास्ट में बोला था कि हाँ भैया आपको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो अब ये नहीं बोल सकते कि आरबीआई सुप्रीम कोर्ट की पूरी तरीके से अवहेलना कर रही है। हाँ, ये हो सकता है कि उनको ये फॉलो थोड़ा जल्दी करवाना चाहिए था, हो सकता है वो फॉलो करवाने में लेट हो गए हो, बट दे आर नॉट कंप्लीटली मतलब अवहेलना कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की। ठीक है, मैनी many lending institutions have got board approval for the resolution framework and eligible borrowers are being contacted। बहुत सारे जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उन्होंने उनको अपने बोर्ड से अप्रूवल मिल गया है इसको रिजॉल्व करने का, रिजोल्यूशन करने का, रिजॉल्व करने का और इसको वापस से रीस्ट्रक्चर करने का। और वो जो है कांटेक्ट कर रहे हैं जो एलिजिबल आई मीन बोरोवर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल द बैंक ऑफ इंडिया हैज सेंट मैसेजेस टू इट्स एलिजिबल कस्टमर्स टू सबमिट देयर विलिंगनेस टू डेट रिकास्ट ऑनलाइन। ठीक है, वहीं बैंक ऑफ इंडिया ने, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला, बैंक ऑफ इंडिया ने अपने विलिंग कस्टमर को और जो कस्टमर इसमें एलिजिबल है उनको भेजा है और उनको पूछा है क्या आप करना चाहते हो, और करना चाहते हो तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट दीजिए। मीनवाइल अनदर पब्लिक सेक्टर लेंडर पंजाब एंड सिंध बैंक सेड इट्स डेट रिकास्ट प्लान इज स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई हैज बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। और वहीं पंजाब एंड सिंध बैंक ने भी बोला कि हमारे बोर्ड ने भी जो आरबीआई की गाइडलाइंस थी रीस्ट्रक्चरिंग की आई मीन लोन्स को, उसको अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है भाई साहब। ठीक है, तो बहुत सारी बैंक्स कर भी नहीं। द रिसर्जेंस ऑफ कैश फ्रेश कोविड-19 वेव हैज पुट मेनी एमएसएमईज इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस अंडर स्ट्रेस। टेकिंग cognizance of the prevailing situation, the RBA announced resolution framework 2.0 under which individuals and small businesses having exposure up to 25 crore can opt for loan restructuring। जो सेकेंड वेव आया उसमें बोला गया है कि ऐसे सारे बिजनेसमैन या फिर लोग जिन्होंने 25 करोड़ तक का लोन दिया है और वो कोविड की वजह से मार झेल रहे हैं, तो उनको अपने लोन को रिस्ट्रक्चर कराने का पूरा हक है और बैंक को ऐसा करना होगा, ये बोला गया है आरबीआई की तरफ से। लेट्स मूव टू द थर्ड स्लाइड। कोटक महिंद्रा बैंक अप्रूव्ड प्रपोजल टू रेज 5,000 करोड़ वाया डेट। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक भी है जो भाई साहब 5,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाने जा रही है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ऑन सैटरडे सेड कि उनके बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है टू रेज 5,000 करोड़ बाय इशूइंग डेट सिक्योरिटीज। वो डेट सिक्योरिटीज मार्केट में इशू करेंगी और उससे 5,000 करोड़ रुपए उठा लेंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक एज इट्स मीटिंग हेल्ड on 29 मई 2021 have approved the proposal for issuance of unsecured redeemable नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। वो मार्केट में क्या इशू करने जानी है, फिर से सुन लो। फॉर इशुएंस ऑफ अनसिक्योर्ड, जो सिक्योर नहीं होगी, मतलब अगर उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होगी तो वो जीरो भी हो सकती है। अनसिक्योर्ड रिडीमेबल, जिसको रिडीम किया जा सकता है, आप कभी भी उसको बेच सकते हो। नॉन कन्वर्टेबल, उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता उस डिबेंचर को, जो भी डिबेंचर है वो। ठीक है, और बॉन्ड्स और अदर डेट सिक्योरिटीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे ये दिया जाएगा फॉर एन अमाउंट अप टू रुपीज 5,000 करोड़ तक का। ठीक है,
The capital is to be raised in one or more tranches subject to the approval of the members of the bank at the ensuing annual general meeting and any other approvals. तो उसमें ये भी बोला गया कि जो 5,000 करोड़ हैं वो या तो एक बार में उठाए जा सकते हैं या तो अलग अलग बैचेस में करके उठाए जा सकते हैं, ये डिपेंड करेगा अपॉन द अप्रूवल फ्रॉम द बैंक, राइट। तो ये है पूरी खबर। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइए। बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए इन बैंकों के बारे में। कोटक महिंद्रा बैंक अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, राइट। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है बताइए। उदय कोटक का नाम सुना है आप लोगों ने, बताइए वो कौन है। बताइए 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 फटाफट। कोई बताएगा, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। कोटक महिंद्रा बैंक का हेड ऑफिस जो है वो है मुंबई में। मुंबई में कहाँ पे है, चलो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बताया तो नरीमन पॉइंट पे है कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ मैंने पूछा है आपसे, बताइए एक बार। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ कौन है। उदय कोटक इज द उदय कोटक इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए आप लोग बताते तो हो नहीं यार। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कैनरा बैंक गेट्स बोर्ड अप्रूवल टू रेज अप टू 9,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022। ठीक है, बहुत सारे बैंक हैं जो पैसे मार्केट से उठा रहे हैं, तो उसी में कैनरा बैंक भी है। कैनरा बैंक को भी अपने बोर्ड से अप्रूवल मिल गया, वो भी 9,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाने जा रहा है। स्टेट ओन्ड कैनरा बैंक इज, अभी मैं बता देता हूँ सवाल, ढूंढ के रख लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कौन है और कैनरा बैंक के हेड कौन है, वो बताना है आपको, जब तक मैं ये पढ़ा देता हूँ आपको। कैनरा बैंक इज लुकिंग टू रेज अप टू रुपीज 9,000 करोड़ थ्रू इक्विटी एंड डेट दिस फाइनेंशियल ईयर एज पर द अप्रूवल ग्रांटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो बेसिकली कैनरा बैंक ने क्या बोल रही है कि वो भी मार्केट से 9,000 करोड़ रुपए उठाने जा रही है। ठीक है, कैनरा बैंक जो है मार्केट से 9,000 करोड़ रुपए उठाएगी, किसके थ्रू उठाएगी, एंड डेट दिस एज पर द अप्रूवल ग्रांटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अलाउ करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो उठाएगी। किसके थ्रू, थ्रू इक्विटी एंड डेट, इक्विटी और डेट मार्केट में इशू करके। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक इन द मीटिंग हेल्ड ऑन May 28, 2021 अप्रूव द कैपिटल रेजिंग प्लान ऑफ 2021-22 अमाउंटिंग अप टू रुपीज 9,000 करोड़ बाय वे ऑफ इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो ये उठाएंगे। ठीक है, Under this capital raises approval, the bank will raise equity capital amounting up to रुपीज 2,500 करोड़ by way of, ओके देखिए इसमें तीन तरीके से उठाया जाएगा, इसलिए मैंने खबर क्यों ली है मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको मैंने लिया है, क्योंकि इसमें जो 9,000 करोड़ उठाए जाएंगे ना वो अलग अलग तीन तरीके से उठाए जाएंगे। देखो, पहला जो 2,500 करोड़ उठाया जाएगा, raises approval, the bank will raise equity capital amounting 2,500 करोड़ by way of qualified institutional placement, QIP के थ्रू उठाया जाएगा पहला 2,500 करोड़ ड्यूरिंग द करंट फिस्कल ईयर। मतलब इसी साल ये 2,500 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, QIP के थ्रू। कैपिटल अप टू रुपीज 4,000 करोड़ इज टू बी रेज्ड बाय इशूइंग एडिशनल टीयर, दोबारा जब जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट बेसल 3 कंप्लायंट बॉन्ड्स को फॉलो करते हुए दूसरी बार में 4,000 करोड़ उठाया जाएगा और तीसरी बार में बचे हुए 2,400 करोड़ उठा लिए जाएंगे, इज टू बी रेज्ड बाय इशूइंग एडिशनल टीयर 3 बेसल 3 कंप्लायंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये तीन ट्रांचेस में उठाए जाएंगे, पहला 2,500, अगला 4,000, फिर अगला 2,400, 2,500 नहीं है 2,400 है, तो ये टोटल 689, देखो 4 2 6 तो 8, 8,900 उठाया जाएगा, यहाँ पे 9,000 करोड़ लिखा है। ठीक है, द बैंक सेड द डेट इंस्ट्रूमेंट विल बी इशूड सब्जेक्ट टू द मार्केट कंडीशंस एंड नेसेसरी अप्रूवल्स। ठीक है, जो डेट इंस्ट्रूमेंट मार्केट में इशू होंगे वो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस, मार्केट में कैसे आई मीन वो रिएक्ट कर रही है, कैसा रिएक्शन है उसका, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, और अप्रूवल जो बोर्ड मेंबर्स देंगे उसके बाद ये चीजें डिपेंड करेंगी। चलो, मैंने अपना सवाल पूछा था कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड देता हूँ मैं आपको, बताइए फटाफट, बच्चे वाला सवाल है। तो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कैनरा बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं वो है लिंगम वेंकट प्रभाकर, एलवी प्रभाकर। एलवी प्रभाकर इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ कैनरा बैंक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ज़ेपे लॉन्चेस फर्स्ट क्रिप्टो बेस्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। ज़ेपे जो है उसने पहली बार इंडिया में पहला क्रिप्टो बेस्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इंडिया में। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिप्टो कंपनीज इन इंडिया, इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट क्रिप्टो करेंसी कंपनी जो है इंडिया की, जिसका नाम है ज़ेपे,
ZPay ने लॉन्च किया एक नया लेंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज. This company says that the platform is a first of its kind crypto lending model in India and will allow users to lend their cryptocurrency to ZPay, earning interest on the same. Okay, तो इसमें क्या बोला गया, ZPay जो है इंडिया की सबसे पुरानी क्रिप्टो कंपनी है. इसने मार्केट में लॉन्च किया है एक नया लेंडिंग प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू क्या होगा, आप क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज कर सकते हो. द कंपनी सेज दैट द प्लेटफॉर्म इज अ, ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म इंडिया में है जहां पे आप अपनी क्रिप्टो करेंसी लेंड कर सकते हो, उनको दे सकते हो, और उधार पे, इट्स नॉट बेचना नहीं है, और उस पे आप इंटरेस्ट कमा सकते हो. ठीक है, जेप पे अर्निंग इंटरेस्ट ऑन द सेम. द जेप पे लेंडिंग प्लेटफॉर्म जनरेट्स रिटर्न्स ऑन यूजर्स crypto investment if they lend select cryptos, thus providing an opportunity to earn a passive income by adding on the returns gained from raise in crypto policies. ठीक है, वो ये बोलते हैं कि अगर उन्होंने हमें अपना क्रिप्टो करेंसी लेंड की तो उनको उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, राइट. तो ये ज़ेपे का कॉन्सेप्ट है. एट अ लॉन्च द लेंडिंग फीचर विल ओनली सपोर्ट, देखो इसमें भी कुछ कंडीशन है. जो लेंडिंग फीचर है वो सिर्फ सपोर्ट करेगी बिटकॉइन को, इथेरियम को, टेथर को और डाई टोकन्स को. डिपेंडिंग ऑन द टर्म ऑफ डिपॉजिट यूजर्स विल बी एबल टू जनरेट रिटर्न्स अप टू 3% ऑन बिटकॉइन. ठीक है, जो भी जिस कंडीशन में आप उनसे बात करोगे, डील करोगे, उसमें बोला गया कि आप लगभग 3% तक आप बिटकॉइन पे अपना इंटरेस्ट पा सकते हो. ठीक है, अप टू 7% ऑन इथेरियम पे पा सकते हो, इथेरियम पे पा सकते हो. डाई पे आप पा सकते हो 7% तक, और 12% तक आप पा सकते हो टेथर के ऊपर, टेथर. ठीक है, द कंपनी सेड इन अनाउंसमेंट. ठीक है, फर्दर ज़ेपे विल ऑफर बोथ ओपन एंड फिक्स्ड टर्म लेंडिंग यूजिंग द प्लेटफॉर्म. फिक्स्ड टर्म लेंडिंग इंक्लूड्स 7 डे, 30 डे, 60 डे एंड 90 डे पीरियड. ठीक है, देखो फर्दर ज़ेपे जो है वो आपको दो ऑफर करेगा जब आप उसको लेंड करोगे अपना. ऑफर बोथ ओपन और फिक्स्ड टर्म लेंडिंग. आप या तो ओपन टर्म लेंडिंग में ओपन दे सकते हो उनको कि हाँ भैया मैंने आज आपको दिए, आपने बोला नहीं मेरे पास 15 दिन रहने दो, आपने बोला ना भैया हम 2 ही दिन रहने देंगे, वापस दे दो हमें. ठीक है, और एक फिक्स टर्म लेंडिंग है जिसमें आपको जितने दिन के ले रहे हो दे रहे हो, आप अपना बिट मतलब बेसिकली क्रिप्टो करेंसी उन्हें उतने दिन के लिए देना ही पड़ेगा. विच इंक्लूड्स, स्टार्ट होता है 7 दिन से, मिनिमम 60 दिन के लिए देना पड़ेगा आपको, और मैक्सिमम 90 दिन के लिए. तो 7 दिन, 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन पीरियड के लिए. एंड रेट ऑफ रिटर्न विल वेरी ऑन द पीरियड, और रेट ऑफ रिटर्न जो है वो वैरी करेगा, आप जितने दिन के लिए दोगे उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिटर्न वैरी करेगा. ठीक है, टोकन्स कैन नॉट बी विड्रॉन टिल द टर्म एंड्स, और जो टोकन्स है जो आपने लेंड कर दिए वो विड्रॉ नहीं हो सकते. एंड द पेनल्टी विल बी अप्लाइड फॉर विड्रॉइंग टोकन्स इन एडवांस, और अगर विड्रॉ करते हो तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी. ठीक है, तो ये है खबर. और ले, ये एक और खबर आ गई है, वो कैनरा बैंक अनाउंसेस 3 लोन स्कीम्स एमिड फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस. बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बड़े ध्यान से देखना. ठीक है, इसमें मैं थोड़ा टाइम दूंगा क्योंकि ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बनेगा. State-run Canara Bank on Friday announced 3 loan schemes as a part of the fight against the pandemic, under which it will offer healthcare credit, business and personal loan to individuals. 3 अलग-अलग टाइप की लोन कैनरा बैंक ने शुरू करी हैं. ये तीनों लोन इंपॉर्टेंट है, याद रखना. पहला लोन जो है द कैनरा चिकित्सा हेल्थ केयर क्रेडिट फैसिलिटी. पहला है कैनरा चिकित्सा हेल्थ केयर क्रेडिट फैसिलिटी. कैनरा चिकित्सा हेल्थ केयर क्रेडिट फैसिलिटी नाम है इस लोन का. कैनरा चिकित्सा हेल्थ केयर क्रेडिट फैसिलिटी विल ऑफर लोन फ्रॉम 10 लाख टू 50 करोड़ टू रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स. ये किसको मिलेगा? कैनरा चिकित्सा हेल्थ केयर क्रेडिट फैसिलिटी जो है ये हॉस्पिटल्स के लिए है, नर्सिंग होम्स के लिए, या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए है, डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए है, पैथ लैब के लिए है, और इन्हीं जैसे चीजों के लिए है जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं. ठीक है, हेल्थ केयर को इंप्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन मिल सकता है. द लोन टू बी ऑफर्ड एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल हैव अ टेन्योर ऑफ 10 years विद मोरेटोरियम पीरियड ऑफ अप टू 18 months. ठीक है, याद रहे लोन का नाम है कैनरा चिकित्सा हेल्थ केयर क्रेडिट फैसिलिटी. कैनरा चिकित्सा हेल्थ केयर क्रेडिट फैसिलिटी, हेल्थ केयर क्रेडिट फैसिलिटी. ये लोन जो है ये 10 लाख से लेकर 50 करोड़ तक का लोन है. ये हॉस्पिटल्स को मिल सकता है, नर्सिंग होम्स को मिल सकता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को मिल सकता है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स को मिल सकता है, पैथ लैब्स को मिल सकता है, ताकि वो जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देश में बढ़ाएं. ठीक है, उसकी वजह से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बढ़ेगा तो मेडिकल सुविधाएं देश में आएंगी और देश की उन्नति होगी इन टर्म्स ऑफ मेडिकल के टर्म्स में. तो इसके लिए जो लोन दिया जाएगा उसका जो टेन्योर होगा वो 10 साल का होगा, और उसमें 18 महीने का आपको मॉरेटोरियम पीरियड मिलेगा. ये है आपका पहला लोन. दूसरा लोन जो है उसका नाम है द कैनरा जीवन रक्षा हेल्थ केयर बिजनेस लोन. कैनरा जीवन रक्षा हेल्थ केयर बिजनेस लोन. कैनरा जीवन रक्षा हेल्थ केयर बिजनेस लोन. कैनरा जीवन रक्षा हेल्थ केयर बिजनेस लोन जो है
ये जो है 2 करोड़ तक का लोन देगी एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट। किसके लिए देगी? जो मैन्युफैक्चरर्स के लिए। कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं? जो हेल्थ केयर से रिलेटेड चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स बना रहे हैं, कंसंट्रेटर्स बना रहे हैं, या फिर वो जो मास्क आता है वो बना रहे हैं, ऑक्सीजन वाला मास्क होता है, सच एज मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स और अदर मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स। ठीक है, तो ऐसे लोग, ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो ये सब चीजें बना रहे हैं, उनको ये लोन दिया जाएगा, जिसका नाम है द कैनरा जीवन रक्षा हेल्थ केयर बिजनेस लोन, जिसके तहत 2 करोड़ तक का लोन मिलेगा सस्ते दरों पे, और ताकि आप इन सब चीजों का उत्पादन करके देश में बढ़ावा दें, और ताकि लोगों को बाद में कभी अगर ऐसी सिचुएशन आए तो लोगों को इतनी परेशानी झेलनी ना पड़े। कैनरा बैंक सेड देयर विल बी नो प्रोसेसिंग फी फॉर दिस लोन। इस लोन के लिए उन्होंने बोला है कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं होगी। फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस देयर विल बी नो कोलैटरल सिक्योरिटी। और माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए कोई भी कोलैटरल भी नहीं लगेगा, आप कोलैटरल फ्री लोन मिल जाएगा आपको। अंडर द थर्ड कैटेगरी ऑफ लोन, कैनरा सुरक्षा लोन स्कीम, ये तीसरी स्कीम है कैनरा सुरक्षा लोन स्कीम। इसके तहत क्या होगा? द लेंडर विल ऑफर लोन फ्रॉम 25,000 से 5 लाख एज इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कस्टमर्स फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट ड्यूरिंग एडमिशन और पोस्ट डिस्चार्ज। ठीक है, ये आम जनता के लिए है, कैनरा सुरक्षा पर्सनल लोन स्कीम। तो कैनरा सुरक्षा पर्सनल लोन स्कीम के अंतर्गत ये है कि इसमें लोन जो होगा वो 25,000 से लेके 5 लाख तक का दिया जाएगा ऐसे लोगों को। ठीक है, कस्टमर्स फॉर कोविड 19 के ट्रीटमेंट के लिए ये लोन दिया जाएगा, या तो पहले जब आप कोविड से जूझ रहे हैं तब, या उन आप उबर गए हैं उसके बाद, क्योंकि उबरने के बाद भी आपको बहुत मेहनत लगती है प्रॉपर नॉर्मल होने में, राइट? तो ये लोन दिया जाएगा। द स्कीम विल ऑफर मॉनिटरियम ऑफ 6 मंथ, इसमें 6 महीने का मॉनिटरियम मिलेगा। कमिंग एट निल प्रोसेसिंग फी, द स्कीम विल बी वैलिड टिल सितंबर 30 2021। ये जो थर्ड वाला जो स्कीम है, ये सितंबर 30 2021 तक ही वैलिड है। Earlier this month, the Reserve Bank of India announced rupees 50,000 crore special window to banks to lend to vaccine makers, hospitals and COVID related health infrastructure. ठीक है, इससे पहले आरबीआई ने 50,000 करोड़ का एक विंडो दिया था बैंक्स को। क्या बोला था? आप इससे जो है लोन दे सकते हो उन लोगों को जो वैक्सीन बना रहे हैं, हॉस्पिटल एंड कोविड रिलेटेड हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, या फिर कोविड रिलेटेड कोई भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो बिल्ड करते हैं, तो उनको आप इस 50,000 करोड़ के उसमें से आप लोन दे सकते हो। ठीक है, तो ये थी पूरी खबर। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे बढ़ें और आपको भी आगे बढ़ा पाएं, बहुत जल्दी एग्जाम में अच्छी तैयारी करवा पाएं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मुझे पता है, बिकॉज आज खबरें ज्यादा थी, अच्छी खबरें थी जो आपको देखनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।